अब हम लोग इस पीरियड में जो व्यंजन से संबंधित जो क्लास चल रहा है, इसमें हम लोग एक व्यंजन से संबंधित और एक सूत्र देखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग अगले विसर्ग संधि में हम लोग प्रवेश करेंगे। एक है पर सवर्ण, पर सवर्ण। पर सवर्ण से संबंधित जो सूत्र है वो ये है, अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण, पर सवर्ण। ये पर सवर्ण का सूत्र है, पाणिनीय सूत्र है। बड़ा ही सिंपल है, स्पष्ट है। इसको परिभाषा सूत्र भी कह सकते हैं। इसमें बड़ा ही स्पष्ट देखिए, कहता है अनुस्वारस्य, कहता है कि अनुस्वार का यय प्रत्याहार है। इसको यही को तो आप ध्यान देखेंगे तो यही में क्या है, ये यय प्रत्याहार है। ये जो है यय क्या है, ये प्रत्याहार है। और इस यय प्रत्याहार में क्या क्या आता है, जो हमने माहेश्वर सूत्र लिखा है, इस माहेश्वर सूत्र से आप खोज सकते हैं। तो य से लेके य तक यदि आप देखिए, है वरट का यहाँ से य शुरू हुआ है ना, है वरट का य से लेकर के य, ये चले गए आप जबकट दस खप छड़ थ चट तो कपय यहाँ तक। ये देखिए यहाँ तक है वरट से, यहाँ से लेकर है वरट से लेकर कपय तक का जो य है, इसके बीच के जितने सारे वर्ण आए वो यय प्रत्याहार कहलाया, यय प्रत्याहार। अब देखिए कहता है कि यय प्रत्याहार, यदि यय प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ गए, यहाँ से देखिए वर्गों का पहला कपय का क है, हर एक वर्ग का पहला है तो क हो गया। उसी प्रकार से देखिए खप छठ थ चट तो, यहाँ भी च है, ट है, त है, सब वर्गों का प्रथम वर्ण हो गया। फिर खफ ख हो गया द्वितीय वर्ण, मतलब हर एक वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ, है ना। और आपका अनुनासिक वर्ण, सारा अनुनासिक वर्ण हो गया। और य व र ल जो आपका अंतस्थ वर्ण है, ये मतलब ये सभी के सभी वर्ण कहता है यदि बाद में हो, ठीक है, ये सभी के सभी वर्ण कहाँ हो, प्लस के चिन्ह के बाद में हो, तो जो प्लस के चिन्ह के पूर्व वाला जो पद होगा उसमें जो लगा हुआ जो अनुस्वार होगा वो अपने से बाद वाले वर्ण के अनुस्वार में बदल जाएगा। मतलब कहने का है, यदि आप उदाहरण देखें तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि सम जोड़ चय, एक लेते हैं, सम जोड़ चय। यहाँ यदि आप ध्यान से देखें तो ये जो च है, ये च यय प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, च आपको आ जाएगा, है ना, खफ छठ थ चट तो, च आ गया। तो यय प्रत्याहार के अंतर्गत च आ रहा है, तो ये इसका सारा नियम यहाँ फॉलो हो रहा है। तो कहा कि यदि यह प्रत्यय बाद में हो, यह वर्ण बाद में हो, तब ये जो सम में लगा हुआ जो अनुस्वार म जो है, इसको हम लोग बल्कि ऐसे लिखें अनुस्वार करके, है ना, चूंकि ये संधि में अनुस्वार से यही पर सवर्ण कह रहा है। तो ये जो अनुस्वार है सम जोड़ चय, तो ये अनुस्वार किसमें बदलेगा, कहता इसके अनुनासिक में, पर सवर्ण मतलब पर हो गया बाद में, प्लस के बाद च जो वर्ण है वो पर हो गया, इसके सवर्ण वाले अनुनासिक में वो चेंज होगा। मतलब अनुस्वार तो खुद ही अनुनासिक है, इसके अनुनासिक रहने के बाद तो होना चाहिए म, लेकिन होता क्या कि म जो है अनुनासिक वर्ण है किसका, पवर्ग का। ध्यान देने की बात है, यदि हम यहाँ थोड़ी देर के लिए म लिख देते हैं, ठीक है, तो ये म किसका है, यदि इसका ये भी अनुनासिक है, लेकिन किसका अनुनासिक है, प फ ब भ म। तो इसलिए दिक्कत हो जाती, क्योंकि बाद में च है, च का उच्चारण स्थान इचु यशानम तालु है, और इसका अनुनासिक अलग है पवर्ग का, तो यहाँ दिक्कत होती है। इसलिए च के अनुनासिक में ये बदलेगा, च के अनुनासिक में बदलेगा, मतलब पर वाला का ये सवर्ण होना चाहिए। तो पर में मतलब बाद में कौन सा वर्ण है,
च है, तो च का अनुनासिक क्या होगा? च का अनुनासिक य होगा। च का अनुनासिक क्या होगा? य होगा। तो इसलिए ये जो अनुस्वार है जो यहां कह रहा है, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, अनुस्वार का क्या हो जाए? पर सवर्ण हो जाए। पर मतलब बाद वाला जो पंचम वर्ण है इसका जो अनुनासिक है उसका स्वर्ण हो जाए, तो ये हो जाएगा य। तो मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते, स है, ये अनुस्वार बदल गया पर सवर्ण में, मतलब पर वाला ये हो गया, इसका अनुस्वार हो गया य। अनुस्वार से मतलब अनुनासिक समझना है, अनुस्वार करने से मतलब अनुनासिक समझना है, मतलब इसका अनुनासिक, तो इसका अनुनासिक क्या हो गया? य हो गया। अब बाकी चय है तो चय हो गया, तो बन गया संचय। ये पहला उदाहरण। अब हम दूसरा उदाहरण यहां लेते हैं, सम जोड़ करह। यहां देखिए सम में लगा हुआ जो अनुस्वार है, इसके बाद आने वाला जो पर वर्ण है वो क्या है? क। करह का क है जो कि पर में है, बाद में है। तो इसका जो सवर्ण कह रहा है ये भी यह प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। देखिए क ना, कपय का क यहां तक है, तो ये जो करह का क है ये यह प्रत्याहार बाद में है, वही कहा यही। यही में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, ध्यान देने की बात है। कहता है यह वर्ण परे होने पर, यह मतलब ये सारा जो आपको पहले मैंने बताया, ये सारे वर्णों से कोई भी एक वर्ण यदि प्लस के बाद में होता है, मतलब परे होता है, तो इससे पूर्व वाला जो अनुस्वार है, स के ऊपर लगा हुआ अनुस्वार है, या सम यहाँ पर जो संचय का जो सत है उसके ऊपर जो लगा हुआ अनुस्वार है, ये जो है पर वाला मतलब बाद वाले वर्ण के अनुनासिक में बदल जाएगा। तो क का अनुनासिक क्या होता है? ये अनुस्वार बदल के साथ क का अनुनासिक क्या होगा? अंग होगा। क ख ग घ अंग। तो ये जो अनुस्वार है ये अनुस्वार बदल गया आपका अंग में, तो अब क्या हो जाएगा? शंकरः हो गया आधा अंग। अब फिर करह है तो करह, तो बन जाएगा शंकरः। काफ़ी क्लियर है, हमें लगता है कि इसमें अलग से कुछ बताने की चीज़ें नहीं है, एकदम स्पष्ट है। ध्यान एकदम आपका यहाँ होना चाहिए। यदि आप ध्यान से देखें, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, यहाँ क्या क्या हुआ है? श के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, यही कहा अनुस्वार का, अनुस्वारस्य। अनुस्वार शब्द में षष्ठी विभक्ति लगी है जिसका अर्थ होता है का के की। तो अनुस्वार का यह परे होने पर, मतलब यह परे होने पर, यह परे है, बाद में है, तो कहता है कि पर मतलब बाद वाला का स्वर्ण हो जाए। तो बाद वाला वर्ण का इसका स्वर्ण क्या होगा? इसका इसके समान जो अनुनासिक वर्ण यहाँ जो है इसके अनुनासिक वर्ण वाले के समान हो जाए। स्वर्ण मतलब समान हो जाना। जैसे अ का स्वर्ण क्या कहलाता है? अ या आ। ई का स्वर्ण क्या होता है? ई या दीर्घ ई। उ का स्वर्ण क्या होता है? उ या दीर्घ उ। तो इसी प्रकार से यहाँ भी अनुनासिक का स्वर्ण, यहाँ स्वर्ण कहने से मतलब है कि इसमें जो लगा हुआ जो अनुनासिक वर्ण है, जो अनुस्वार है, उसका वो अनुनासिक वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि म भी अनुनासिक वर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में ये अनुस्वार क्या होता है? ये म का ही बदला हुआ रूप है ना? ये अनुस्वार जो है, ये अनुस्वार क्या है? ये म का ही बदला हुआ रूप है। इसलिए मनुस्वार हम लोगों ने एक सूत्र पहले पढ़ा था, देखा भी है, उसी तरह से। तो इसको हम लोग म हलंत भी जब संधि के रूप में लिखते हैं तो म हलंत लिखते हैं। तो ये जो है अनुनासिक वर्ण होने के कारण ये भी इसके अनुनासिक में चेंज हो गया, पर वाले के अनुनासिक में। तो क का अनुनासिक होता है अंग, तो इसलिए बन गया ये शंकरः। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि पर सवर्ण जो संधि है वो इसी तरह से है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में क्लास 9 और 10 में ये पूछे जाते हैं। और न केवल 9, 10 में, बल्कि जो बच्चे 11, 12 में भी जो संस्कृत रखते हैं और आगे जो बच्चे कंपटीशन देते हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इसको ज़रूर आप ध्यान से देखें और इसकी तैयारी करें सूत्र के साथ। यदि कोई उसमें आपको कहीं कुछ अगर पूछना है, बताना है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे इस ओझा सर क्लासेस में आप पूछ सकते हैं। एक बात और कहनी थी, एक जगह जो मैंने पहले जो संधि मैंने पढ़ाया था, स्वर संधि में प्रकृति भाव मैंने एक संधि पढ़ाई थी। तो उस प्रकृति भाव में एक जगह छोटा सा मिस हुआ है। मैं चाहता हूँ कि उसकी मैं थोड़ा सा चर्चा कर लूँ ताकि
आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन या डाउट नहीं रहे। वहाँ थोड़ा सा एक एग्जाम्पल जो हमने दिया था उसमें केवल विशेषण विशेष की थोड़ी सी कुछ उसमें मिस्टेक हुई है, तो उसको आप ज़रूर सुधार लें। मेरा ध्यान उस समय वहाँ नहीं गया, इसलिए अचानक मैंने देखा तो वो चीज़ें हमारे नज़र में आई। तो मैं चाहता हूँ कि वो गलतियाँ तो हो ही जाती है, चूँकि कई बार ध्यान इधर से थोड़ा सा घटता है तो कुछ से कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी अच्छा वही होता है यदि वो गलतियाँ नज़र में आ जाए तो उसको तत्काल आदमी सुधार ले। तो मैं आपको बता दूं, उसमें जो मैं स्वर संधि में जो प्रकृति भाव मैंने संधि जो पढ़ाई थी, है ना, प्रकृति भाव, आप यदि उस वीडियो को देखेंगे प्रकृति भाव स्वर संधि में, है ना, जो स्वर संधि चल रही थी उसमें, तो स्वर संधि में आपने प्रकृति भाव संधि पढ़ी थी। तो उसमें जो उदाहरण जो मैंने दिया था, जैसे कि साधु साधु जोड़ एते मैंने दिया था। एते नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर है क्या कि जैसे यहीं पर लते रहता तब एते सही था, है ना, क्योंकि एते का मूल शब्द एतत् शब्द होता है और साधु द्विवचनांत है। उसमें सूत्र था प्रकृति भाव में ईदु देद द्विवचनम, है ना, ईत उत एत। उस वीडियो को आप देखेंगे तो वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ पर था कि ये द्विवचन में है साधु, तो ये रूप भी यहाँ भी द्विवचनांत होना चाहिए, जो कि मैंने उसको बहुवचन में लिख दिया है। हालांकि इससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मेन जो प्रकृति भाव जो संधि है वो इसी के इर्द गिर्द सारा फंक्शन, इसी में परिवर्तन वो हो रहा है। तो जो परिवर्तन यहाँ हो रहा है, तो चूंकि द्विवचनांत होने के चलते यहाँ पर एते नहीं होकर के हो जाएगा एतो, ये ध्यान देने की बात है। तो इसी को आपको सुधारना है। वहाँ पर थोड़ा सा लते एते फिर ठीक है, लता का स्त्रीलिंग रूप है तो एतत् शब्द का स्त्रीलिंग में भी ऐसा एते एता होता है, और पुल्लिंग में एषः एतौ एते होता है। तो यहाँ पर ये बहुवचनांत लिखा गया था, जबकि ये जो इसका विशेष्य है वो द्विवचनांत है। तो दोनों द्विवचन में हो तो सही होता है व्याकरण के दृष्टिकोण से। चूँकि हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण में शुद्धता ही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसी प्रकार से एक और इसमें उदाहरण था दूसरा, मुनि एतो। दूसरा था मुनि का द्विवचन रूप मुनि, है ना, मुनि मुनि मुनयः। तो यहाँ भी द्विवचन है इकारांत में, और इसके बाद भी फिर यहाँ पर एते था, तो वहाँ भी आपको सुधार लेना है, एतौ कर लेना है। क्योंकि यही भी द्विवचन में है तो यहाँ भी एतौ हो जाएगा। वहाँ पर जो पहले दिया हुआ था वो एते था, तो ये एते गलत है। यहाँ भी जो एते है वो जो पहले मैंने लिखाया था वो गलत है, तो सही ये है, यहाँ पर ये होना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इन गलतियों को क्षमा करेंगे। थोड़ा सा पढ़ाने में कई बार ऐसी हो जाती है गलतियाँ, कई बार दिमाग थोड़ा सा भी हटता है तो वहाँ पर वो बातें आ जाती हैं। फिर भी ये बड़ा ही माइनर मिस्टेक है, लेकिन फिर भी मिस्टेक होता है, तो काइंडली उसको आप ठीक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग अभी जो संधि देखे, अनुस्वारस यही पर सवर्ण व्यंजन संधि, और इससे पहले जो हमने खष्टुना खष्टु, जो हमने अष्टुत्व संधि देखा, ये दोनों व्यंजन संधि हम लोग अब यहीं समाप्त करते हैं। अब अगला जो हम लोग का नेक्स्ट जो क्लास होगा वो क्लास होगा आपका विसर्ग संधि हम लोग शुरू करेंगे, जो कि आपका 9, 10 सभी क्लासों में, जो CBSE में या ICSE बोर्ड में या फिर आपका जो स्टेट गवर्नमेंट का, चाहे वो जैक हो या बिहार गवर्नमेंट हो या यूपी गवर्नमेंट हो, कहीं भी वहाँ ये बातें, इन सभी बातों को वहाँ हम लोग आसानी से देखेंगे और उनके प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग इसको यहीं रोकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।